हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये चैप्टर है आपका क्लास 8 के लिए। तो हम इसकी बेसिक्स शुरू करते हैं कि सेल आखिर में होता क्या है। सेल को आप समझने से पहले ये समझिए कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पता होना चाहिए कि लिविंग चीज़ें क्या होती हैं और नॉन लिविंग, और फर्दर हम उसमें क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो अगर आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कुछ बेसिक फीचर्स उठा सकते हैं। जैसे लिविंग बींग्स जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो डाइजेशन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इवन रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। आपका उनमें ग्रोथ देखा जाएगा, डेवलपमेंट देखी जाएगी। लेकिन ये सारे फीचर्स हमारे नॉन लिविंग चीज़ों में नहीं होते हैं। अब लिविंग चीज़ों में हम प्लांट्स को भी कैटेगराइज करते हैं और एनिमल्स को भी कैटेगराइज करते हैं। जैसे प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जो कि सिमिलर होता है हमारे एनिमल्स में, जो एनर्जी के लिए हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। सेम वो लोग भी हमारे लिए, अगर इसी के एनालॉगस देखा जाए, तो हमारे द्वारा छोड़ा गया हो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और वाटर की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, वो लोग भी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि हमारे सेल का क्या रोल है और क्या उसकी शेप एंड साइज़ है, किस तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब शुरुआत होती है तो हम सेल को एक कंपैरिजन में लेते हैं। हम कंपेयर करते हैं उसे, अगर हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक बोल रहे हैं तो हम उसको कंपेयर करते हैं किसी नॉर्मल सी बिल्डिंग से जो हम रोज़ देखते हैं, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आप कितना भी आलीशान घर देखो, कहीं ना कहीं वो जब उसकी शुरुआत हुई तो पहला ईंट रखा गया होगा नींव का। उसी जैसे आप ईंट से ईंट जोड़ते गए और आपका मकान तैयार हुआ। सेम हमारी बॉडी बनी होती है सेल्स से। वही सेल्स से जुड़ के टिश्यू बनता है। वही टिश्यूज़ आपस में कनेक्ट होके वही टिश्यूज़ क्या बना देते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और वो ऑर्गन आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम से ही मिलके हम यानी ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो हम कंपैरिजन तो देख लिए। अब हम शुरुआत करते हैं कि आखिर पहली बार सेल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया। तो जब इसकी बात करते हैं तो हम अपने फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक को कैसे भूल सकते हैं। रॉबर्ट हुक ही वो पहले इंसान हैं जिन्होंने पहली बार सेल का कॉन्सेप्ट दिया था। अब उन्होंने ये चीज़ कैसे करी, देखिए, वो मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से एक कॉर्क को देख रहे थे। मैग्नीफाइंग ग्लास समझिए कि आपके ऑब्जेक्ट को वो जूम करने की पावर रखता है। और कॉर्क क्या होता है, तो पेड़ का जो टहनी है, जो सूखा वाला डेड भाग है, वही होता है उसका जो कॉर्क, जो उसके पेड़ के ब्रांच से यानी बार्क से बनता है। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, वो कॉर्क का एक स्लाइस लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा उस चीज़ को, तो वो जूम हो गई। उसको उन्होंने जब ऑब्ज़र्व किया, जब देखा, तो उन्होंने पाया कि कुछ कंपार्टमेंट्स जैसा लुक आ रहा है, जैसे कि आप ये फिगर में नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कुछ ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए, तो देखते हैं, इन्होंने भी अपनी ऑब्जर्वेशन में उसको हनी कॉम्ब बोला। जो हनी कॉम्ब हमारे मधुमक्खी के छत्ते की बात करते हैं, सेम उसके जैसा उसका डिज़ाइन था। फिर जब उन्होंने उसको, उस बॉक्स को सेपरेट किया, तो उन्होंने देखा कि जो एक ब्लॉक है सिंगल, वो एक वॉल से जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे से कुछ कंपार्टमेंट जैसे बटे हुए हैं। तो उन्होंने उसको नाम दिया सेल का। अब सेल ही क्यों, तो आप ये समझिए कि आपने एक नज़ारा देखना है जेल का, सेंट्रल जेल का। तो आप वहाँ देखोगे कैदियों को रखने के लिए ना छोटे छोटे एक जैसे दिखने वाले कमरे बनाए होते हैं, और वहाँ पे वो लोग उस कमरे को ही बोलते हैं सेल। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वो जो बॉक्सेस थे जो वो देख रहे थे, वो एक्चुअल में क्या थे, वो कॉर्क के सेल्स थे। तो वो भी कैसे रहे होंगे, जब पूरा कॉर्क डेड है तो वो भी डेड सेल्स ही थे। देखिए, जब हम लोग सेल को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम सेल को, लिविंग सेल को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और एक डेड सेल को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के लगभग 150 साल बाद तक हमें बहुत कम जानकारी थी सेल के बारे में। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हम सेल के बहुत सारे फीचर्स बता सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं, इवन हम बहुत हद तक उसके फंक्शंस भी बता सकते हैं। तो ऐसा क्यों हम कर पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि अब हमारे पास हाई मैग्नीफाइंग पावर आ गई है। हमारे पास अच्छे माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं जिसकी मदद से हम, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह हो गया, उससे हम बहुत अच्छा मैग्नीफिकेशन पा सकते हैं।
तो अब जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के लिए सबसे अहम बात कही जाती है कि वो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे घर के लिए ईंट होता है, सेम हमारे लिए सेल, हमारे पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं एक यही सेल्स ने अरेंज होके बनाया है। अब आप देखते होंगे कि जैसे ईंट जो है, ब्रिक जो आपकी, वो भी देखने में साइज़ सबका सेम होता है बट डिज़ाइन सबके अलग अलग हो सकते हैं। सेम उसी तरीके से हमारा सेल भी क्या हो सकता है, बहुत हद तक एक दूसरे से सिमिलर दिख भी सकता है बट फंक्शंस में वो बहुत यूनिक भी हो सकता है। लेकिन अब सेल की अगर कंपैरिजन आप ब्रिक से करोगे तो सेल कई सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है बट हमारा ईंट ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो सेल का अगर लिविंग पार्ट देखेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है उसका डिज़ाइन और उसका फंक्शनिंग। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये जो एक मुर्गी का अंडा होता है वो अगर आप देखेंगे तो वो एक सेल होता है। आप उसको अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हो। यहाँ आप देखिए, आपके लिए एक इमेज लगी हुई है। ये आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है ये एक ब्रिक वॉल है। ये क्या है, एक ब्रिक वॉल है। और ये बगल में आपके है ऑनियन पील, मतलब एक प्याज के छिलके के अंदर। तो प्याज क्या है, एक प्लांट है। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सारे प्लांट सेल्स हैं। और ये है, ये एक दीवार है। लेकिन आप उसका ओवरव्यू देखेंगे तो कलर के अलावा हमें लगभग देखने में सिमिलर जैसा ही लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो एग सेल है, जो सेम आप एक मुर्गी के अंडे को देखते हो, वो भी सिंगल सेल को ही दर्शाता है। और हाँ, ये इतना बड़ा होता है कि हम इसको अपनी नॉर्मल आंखों से ही देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत इसके लिए नहीं है। अच्छा, अब ऑर्गेनिज़म्स में हमारे पास सेल्स की वैरायटी होती है। सेल के नंबर भी अलग अलग होते हैं, कोई सिंगल सेल का होगा, कोई मल्टी सेल का होगा। उनकी अलग अलग शेप भी होती है, उनके अलग अलग साइजेस भी होते हैं। कोई सेल तो इतने छोटे होंगे कि वो 1 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटे हो सकते हैं। और कुछ हम लोग इतने बड़े भी होते हैं कि उन्हें हम मिलीमीटर्स में काउंट कर सकते हैं। जैसे एक ऑस्ट्रिच का एग हो गया, तो उसे भी हम, ऑस्ट्रिच के एग को भी क्या, एक सेल बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो सेल्स को आप ऐसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर डालोगे तो वो नहीं दिखेंगे। उनको हमें देखने के लिए स्टेन्स का यूज़ करना पड़ता है, डाई लगानी पड़ती है। जो सेफ्रानीन टाइप की डाई आती है वो हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो सके, हम उन्हें आसानी से देख सकें। अच्छा, सेल्स का अगर आप देखेंगे तो सेल्स सिंगल भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी। तो हम अगर उस बेसिस पे देखें तो हम उनको बोल सकते हैं या तो वो सिंगल सेल के बने होंगे तो यूनिसेलुलर होंगे, और अगर एक से ज़्यादा सेल के हैं तो हम उन्हें मल्टी सेलुलर भी बोल सकते हैं। तो इस आधार पे हम नंबर ऑफ़ सेल्स देखते हैं इधर। अगर आपको गेस करना हो कि एक लंबे पेड़ में या एक बड़े जानवर में कितने सेल होते होंगे, तो आपका ये नंबर कहीं ना कहीं बिलियंस और ट्रिलियंस में जाएगा। हमारी एक ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी होती है, जो कई सारे शेप्स में होते हैं, कई सारे साइज़ेस में होते हैं, और उनका कई सारा अलग अलग फंक्शन होता है। बट अब आप बिलियन ट्रिलियन समझना है तो ये समझ लीजिए कि 1 मिलियन में आपके होते हैं 10 लाख, और 1 बिलियन में आपके होते हैं 1000 मिलियन, और 1 ट्रिलियन में होंगे 1000 बिलियन। तो समझ लीजिए कि नंबर कितना बड़ा है, और ट्रिलियंस में बात हो रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ देखेंगे जो मल्टी सेलर्स होते हैं वो मोर देन 1 सेल से बने होते हैं, और जो उनका नंबर छोटा या बड़ा भी हो सकता है। अगर आप कोई छोटे मतलब ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स लेस होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो फंक्शनिंग उनकी कोई डिफरेंट होगी। फंक्शनिंग वो भी सारा वही कर रहे होंगे, मतलब डाइजेशन कर रहे होंगे, रेस्पिरेशन कर रहे होंगे, रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे, सब कुछ वो कर सकते हैं। इवन आप सरप्राइज़ होगे जान के कि कभी कभी तो एक सिंगल सेल भी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, नॉर्मली जब भी लाइफ शुरू होती है तो वो सिंगल सेल से ही शुरू होती है। जैसे कि आप खुद भी अज्यूम करो, हमारी अपनी शरीर भी बनी हुई है एक सिंगल सेल से। हमारे जो मतलब पेरेंट्स के गैमीट्स हैं वो मीट करने के बाद, फर्टिलाइज़ होने के बाद एक जाइगोट बनता है। वो जाइगोट क्या है, वो जाइगोट कुछ और नहीं, बस एक सिंगल सेल है। वो सेल बाद में सेल डिवीज़न करके, माइटोसिस करके, 1 सेल से 2 सेल बन जाता है, 2 सेल से 4 सेल, ऐसे करते नंबर बढ़ते रहता है, और एक समय बाद क्या होता है वो पूरे ऑर्गेनिज्म का शेप ले लेता है।
शुरुआत में आपका वो जो ज़ाइगोट है वो सिंगल एक डॉट जैसा रहता है, बाद में धीरे धीरे वो पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास मल्टी सेलुलर को तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या ऐसे भी कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल ही उनका सब कुछ है? हमारे शरीर में तो हमने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है अमीबा और पैरामीशियम। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स की जो आप यहाँ पे अपने बुक में एग्जांपल देख रहे हो, ये सिंगल सेल के बने हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी इसी एक छोटे से सेल में सिमट के रही है, मतलब इसी सेल से ये पूरी अपनी लाइफ बिताते हैं। मतलब खाना भी यहीं से खाएंगे, ये अपना रेस्पिरेशन भी यहीं से कर रहे हैं, ये मूवमेंट करना यहाँ से वहाँ जाना है तो भी इनका यही सिंगल सेल काम में आ रहा है। तो इस तरीके से इनकी लाइफ चलती है, और लास्ट में जब इन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है तो भी ये इसी सेल से बाइनरी फिशन करके अपने एक से दो टुकड़े बना लेते हैं, और दोनों टुकड़े क्या हो जाते हैं, आपस में एक एक नए सेल के तरीके से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, जैसे अमीबा की बात करते हैं, जब सिंगल सेल में हम अमीबा का एग्जांपल लिए थे, तो अमीबा क्या करता है, अमीबा अपना फूड को उसी मतलब अपने सिंगल सेल से ही वो फूड को कैप्चर कर लेगा, फूड को डाइजेस्ट कर लेगा, सब कुछ सारे फंक्शंस वो अपने एक सिंगल सेल से परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में इन्हीं सेल्स का क्लस्टर बन जाता है, इन्हीं सेल का ग्रुप बनता है। वो ग्रुप बन के क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यूज़, और वही टिश्यूज़ क्या करते हैं, आपस में फिर से ग्रुप बना के वो बना लेते हैं ऑर्गन्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम शेप ऑफ द सेल की बात करते हैं कि सेल किस तरीके से दिखता है, शेप क्या होता है सेल का। तो देखिए, अगर जब आप अमीबा की बात कर रहे थे जिसकी हम जस्ट अभी चर्चा किए हैं, तो अमीबा का तो कोई शेप नहीं होता है, वो इर्रेगुलर होता है। वो आप जब देखोगे हर बार वो अलग शेप का दिखेगा, उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है, बल्कि आप उसके बॉडी पे ना कुछ प्रोजेक्शन जैसा देखोगे, जैसे लगेगा आउटवर्ड्स उस कोई आर्म जैसा या कोई लेग जैसा दिख रहा है। और ये इन्हीं की मदद से, इन्हीं प्रोजेक्शंस के, या जो ये मतलब इनको आप बोलते हो स्यूडोपोडिया, इन्हीं की मदद से ये अपना मूवमेंट करता है, फूड को कैप्चर करने की मतलब सारी जो आपकी काम है वो इसी स्यूडोपोडिया से होता है। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या है, ये आप पहले पढ़ चुके हो। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब होता है फीट, जो देखने में उसके पैर जैसे लग रहे हैं बट एक्चुअल में उसके पैर हैं नहीं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। इसी की मदद से जो आपका अमीबा है वो मूव कर पाता है। अच्छा, हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसा होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम अगर देखें बारीकी से तो वो भी अपना शेप अपना चेंज कर सकते हैं। उनको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, यानी WBC। आपके ब्लड में ही ये पाए जाते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं। आप ये समझो, वाइट ब्लड सेल्स का काम है आपका इम्यून सिस्टम, जो आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो आपको आपके WBC से मिलती है। इसके बारे में आप फर्दर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे, बट इतना अभी के लिए समझ लो कि जो WBC हैं वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। बट अगर हाँ, यहाँ पे आप इसको कंपेयर करके जब अमीबा से WBC को देखोगे, तो अमीबा का तो पूरा लाइफ उसी एक सेल पे चल रहा है, वो अकेले रह सकता है, बट क्या हमारे बॉडी से अगर एक WBC निकाल दे तो इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे लिए WBC क्या है, वो एक सिर्फ एक सेल है, और उसके जैसे बहुत सारे सेल हमारे बॉडी में हैं। लेकिन अमीबा की पूरी ज़िंदगी है वो एक सिंगल सेल। अच्छा, आपके इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बनता है टिश्यू। अच्छा, जब हम इन सेल्स की बात करते हैं तो ये सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने कितने टाइप के होते हैं, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हो 3 टाइप का एग्जांपल आपको यहीं पे दिया हुआ है। ये है आपका ब्लड सेल RBC, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, जो आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन वगैरह को मतलब जिनमें पाया जाता है, लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसका रंग लाल होता है। इसका काम होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। दूसरा यहाँ पे है मसल सेल है, स्पिंडल शेप का दिख रहा है। स्पिंडल शेप से कहने का मतलब है जिसका आगे हिस्सा और पिछला हिस्सा दोनों नुकीला होता है, टेपरिंग एंड्स होते हैं, उसको हम स्पिंडल शेप का बोलते हैं। ये आपके मसल फाइबर्स हैं। और तीसरे एंड पे जो ये दिख रहा है, ये जो पेड़ जैसा ऊपर, ये है आपका नर्व सेल है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, जो आपका क्या करता है, बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जैसे आपके बॉडी में जब इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज़ पे अपना हाथ रख दिया, तो गर्म चीज़ पे हाथ रखने के बाद वो आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन आपका स्किन भी है ना जो टच को सेंस करता है,
तो वो सेंस ऑर्गन्स बॉडी में मैसेज ले जाते हैं ब्रेन तक। वो ब्रेन तक मैसेज ले जाएंगे और बताएंगे आपके ब्रेन को कि हाँ कोई गर्म ऑब्जेक्ट मेरे हाथ को टच किया है, तो आपका ब्रेन तुरंत कहेगा तो वहाँ से हाथ हटाओ ना, फिर क्यों उसको पकड़े हुए हो। तो ये जो मैसेज गया और मैसेज वहाँ से आया वापस में, ये कंडक्ट कराने का काम होता है न्यूरॉन्स का। तो ये क्या है आपके ये ब्रांच टाइप के, इनके अंदर ब्रांचिंग आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे। तो ये ब्रांचिंग जो है ये नर्व सेल्स में होती है। तो हमने अपने बॉडी के अंदर के सेल्स के और उनके सेल के शेप को पढ़ लिया। अच्छा, आप ये बता पाओगे कि सेल को शेप देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपको ये आंसर मिलेगा कि उसकी जो बाहर की कवरिंग होगी उसी तरीके से ही आपका सेल होगा। तो सेल की जो बाहर की कवरिंग होती है उसे हम कवरिंग को एक साइंस के लैंग्वेज में मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन माने एक एनवलप टाइप का जो आपके किसी भी सेल के अराउंड पाया जाता है। तो वो जो कवरिंग होती है उसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हालांकि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। सपोज़ करो अगर आपको अपने शरीर का, मान लो आप अपना एक चीक सेल लेते हो और एक प्लांट का ऑनियन पील का सेल लेते हो, तो दोनों में आपको फ़र्क दिखेगा। ये सबसे जो बड़ा फ़र्क है वो रहेगा कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। तो अब हम इसको पढ़ने के लिए पहले हम साइज़ पढ़ लेते हैं, जब स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। बट हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे आप देख लो कि बैक्टीरिया में भी क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया में जब सेल वॉल पाई जाएगी तो इसका मतलब जब आपके बॉडी में बैक्टीरिया आएगा तो आपके सेल्स के जैसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो क्या होंगे, उनके पास सेल वॉल नहीं होगी। तो आप समझो ऐसे कि जब आप एंटीबायोटिक खाते हो, मतलब आपको कोई बीमारी हो रखी है या आपकी तबीयत ख़राब है, तो डॉक्टर जो आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं वो एंटीबायोटिक का काम कुछ और नहीं होता है बाबू। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, बस जहाँ पे भी उनको सेल वॉल दिखेगा ना उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। तो आप अपने बॉडी में जब ये एंटीबायोटिक लेते हो तो आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी सेल वॉल दिखेगी वो सेल वॉल तोड़ेगा। तो आपकी बॉडी के अंदर तो आपके अपने सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है, बल्कि बैक्टीरियाज में होता है। तो इस तरीके से जब बैक्टीरियाज की सेल वॉल को ये एंटीबायोटिक तोड़ देता है तो फिर क्या हो जाता है, वो सेल डैमेज हो जाता है और वो बैक्टीरियाज मारे जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं साइजेस ऑफ द सेल, कि सेल का साइज़ क्या हो सकता है। तो देखिए, एक तरफ तो ये बात कर रहा है कि सेल छोटे से छोटे में भी इतना छोटा हो सकता है कि वो एक माइक्रोमीटर जितना बराबर। माइक्रोमीटर समझिए कि मतलब 1 मीटर के आप अगर 1 मिलियन टुकड़े करोगे तो वो 1 टुकड़े बराबर होगा। फिर अच्छा, वो इतने छोटे होंगे कि हम उनको मतलब माइक्रोस्कोप से भी अच्छे से नहीं देख पाएंगे। आप खुली आंखों की तो बात ही छोड़ दो। दूसरा है, जो सबसे छोटा है उसका 0.1 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है, वो पीपीएलओ बैक्टीरिया होते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक वायरस। तो अच्छा, और लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल आपका होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, जो 170 मिलीमीटर से लेके 130 मिलीमीटर के एरिया में होता है। मतलब काफ़ी बड़ा होता है, इतना कि आप आराम से अपनी आंखों से देख सकते हो उसको। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि अगर आप एक एलिफेंट के एग को और आप उससे कंपेयर करो रैट से, तो जो एनिमल सेल की बात करते हैं, तो आप एनिमल सेल में आप एलिफेंट के सेल को ले लो और एक रैट के सेल को ले लो, तो क्या आपको लगता है कि किसका साइज़ बड़ा होगा? तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो साइज़ है वो आपके आउटर उस पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हो सकता है कि उनके सेल्स इक्वल भी हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ रैट के सेल भी आपको बड़े मिल सकते हैं। तो जो नर्व सेल है वो आप यहाँ पे देखेंगे, जो आपका रैट का है और एलिफेंट का, दोनों के क्या होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और ब्रांचिंग होती है उनमें, और वो भी क्या करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वही मैसेज ट्रांसफ़र करने का। आप याद करो, अभी मैंने हॉट ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल दिया था। अच्छा, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जब हम पढ़ते हैं, तो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जब आप बात करोगे तो आपको क्लास 7th में पढ़ा गया डाइजेस्टिव सिस्टम तो याद ही होगा, जिसमें आपने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे आप खाना कहाँ से खाते हो, उसको कहाँ से मतलब चबा के उसको छोटा बना के बोलस बना के कैसे गले से वो ईसोफेगस से हो तो वह पेट में जाता है, फिर कहाँ डाइजेशन होता है, कहाँ एसिमिलेशन होता है, फिर फाइनली कहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, और जो बच जाएगा मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कहाँ से ईजेशन होगा।
तो ऐसे ही सेम जैसे फंक्शन है एनिमल्स का, सेम कुछ प्लांट्स में भी होता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे रूट्स का काम आपको पता है कि वाटर और मिनरल्स को ग्राउंड से सक करना, लीव्स का काम आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस वो करवाने का काम। तो यही सारे काम जैसे है वैसे सेल्स में भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अच्छा, सेल्स में भी क्या होता है, सेल्स में किसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट देखना, किसी का काम होता है फूड पैकेजिंग का। तो उसको पढ़ने के लिए हम अभी आगे एक एक ऑर्गन्स का हम पर्टिकुलरली फंक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, जो भी हम यहाँ पे सेल पढ़ रहे थे, सेल से हमने बताया था आपको कि सेल्स से इकट्ठा होकर ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं टिश्यूज़, और वो टिश्यूज़ आगे चल के बनाते हैं क्या, ऑर्गन को। तो सेम फंक्शन क्या है, जो आपका सेल परफॉर्म करेगा वही ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यूज़ भी वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और फिर सेम फंक्शन आपके उस ऑर्गन का भी होगा। तो मतलब हर ऑर्गन के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो पर्टिकुलरली उसी फंक्शन के लिए बने होते हैं। अच्छा, अब सेल के हम पार्ट्स को जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, जो बेसिक कंपोनेंट है सेल का, वो सबसे बाहर आपको क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर मिलेगा साइटोप्लाज्म, और उसके भी अंदर जो सेंटर पार्ट है वो मिलेगा न्यूक्लियस। तो जो सेल का सबसे आउटर कवरिंग है, जिसके समझिए कि जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ही सारा फंक्शन हो रहा है, वो बाउंड्री कहलाती है, वो बाउंड्री कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो सेल को, एक सेल को दूसरे सेल से भी अलग रखने में मदद करता है, और सेल के जो सराउंडिंग एरिया है उसको एक वॉल के तरीके से उसको अलग करता है। इवन जो सराउंडिंग से अगर कुछ सब्सटेंसेस, सपोज कोई वाटर है, कोई मिनरल है, उसको सेल के अंदर लाना है, या कोई मटेरियल वेस्ट है जिसको सेल से बाहर करना है, तो सारा दोनों काम कौन करता है, दोनों काम होता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए कि जो सेल है वो सेल के आउटर कवरिंग पे आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी, जब आप ऑनियन सेल की बात करो, और ऑनियन क्या है, एक प्लांट सेल है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक मोटी कवरिंग मिलेगी। वो मोटी कवरिंग क्या होती है, वो होती है सेल वॉल, जो काफ़ी डेंस होता है, और मतलब वो रिजिड एक शेप और स्ट्रक्चर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म, और सेंटर में मिलेगा आपको न्यूक्लियस। तो जो सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस, और जो बाहर का मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो कुछ भी है वो सारे उस जेली जैसे मटेरियल को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो हमने सेल देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस देख लिया, और न्यूक्लियस से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो कुछ है उस मटेरियल को हमने जेली जैसा, उसको हम जानते हैं वो साइटोप्लाज्म हमारा। तो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लगभग मेटाबॉलिज्म से लेके, वो सारी कहाँ पे होती हैं, उसी साइटोप्लाज्म में होती है। बस न्यूक्लियस का अपना अलग से काम होता है। न्यूक्लियस का काम वो एक, समझिए कि जो आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए वगैरह, वो आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। वो कैसे होता है वो भी हम न्यूक्लियस के लिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर मैंने क्या बताया था, मेम्ब्रेन के बाहर आपको मिला था सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, वो एक रिजिड मतलब स्ट्रक्चर होता है, आपको एक अच्छा शेप देता है। इन सब के अलावा भी जो प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है। तो आप देखोगे वो क्या करेगा, वो एक प्रोटेक्शन के तरीके से काम करेगा। अलग अलग आप क्या कह सकते हैं, जब आप उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स में भी रखते हो, या बहुत विंड स्पीड अच्छी खासी चल रही है, या एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स को डिस्टर्ब ना कर दें, इसके लिए क्या होता है, उनको सेल वॉल इनसे मतलब बचाता है। इनको इन सारे जो वेरिएशंस हैं इनसे उनकी रक्षा करता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो आप ऐसी थोड़ी सी आप मॉर्फोलॉजी समझने की बात करो, तो जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, तो उनको जो कुछ भी डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह वो उनको अपनी जगह पे डेवलप करना पड़ेगा। अब हमारे पास सेल वॉल नहीं होती, आप अपने हाथ को टच करके देखो सॉफ्ट लगेगा, बट उसी बगल में आप किसी प्लांट के स्टेम को टच करो वो हार्ड लगेगा देखने में। तो ये फ़र्क क्यों है, फ़र्क शायद इसीलिए है कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। अब हमें गर्मी लगती है तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी ठंडी जगह पे जा सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, लेकिन प्लांट्स को क्या करना है, प्लांट्स ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो तो धूप में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उस तरीके से उनका सेल के प्रोटीन डीनेचुरेट कर जाएंगे, तो उनको बचाने का काम इनसे सेल वॉल करता है। अच्छा, अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जेली जैसा है जो सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। और सेल के जितने और ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो सेल का पावर हाउस होता है। पावर हाउस क्यों? क्योंकि वो सेल के लिए एनर्जी बनाने का काम करता है। जो भी सेल के अंदर फूड मटेरियल जाता है उसको रेस्पिरेशन कराता है, माने उस लार्जर फूड मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, और साथ में क्या होता है? एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसका एक पैकेट के फॉर्म में होती है, जिसको हम बोलते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? जैसे एनर्जी निकाल रहा है, तो उसी तरीके से हमने उसका नाम भी रख दिया है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, वो सेल को पावर दे रहा है। दूसरा आपके गोल्गी अपैरेटस होते हैं जो पैकेजिंग वगैरह का काम करते हैं। फिर राइबोसोम्स आ गए। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराना, जितने भी प्रोटीन्स की मतलब आप उसका सेल जितनी ज़रूरत पड़ती है वो ये राइबोसोम्स बना के देते हैं। आगे इनके बारे में आगे की क्लासेस में हम लोग इनके बारे में काफ़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर अगला इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग सेल का। वो स्फेरिकल शेप का होता है, उन्हें गोल, और वो सेल के बीचों बीच एकदम मौजूद होता है। हम उसे मतलब क्या कर सकते हैं, अगर उसे हमें देखना है तो हम क्या उसको आराम से, जैसे हमने बताया था ना सैफरनिन वगैरह का डाई आता है, उसे स्टेन कर सकते हैं, और स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर आराम से उसे देख सकते हैं। अच्छा, सेल के अंदर आपके साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो क्या न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपस में से फ्यूज़ रहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो अगर वो ऐसे खुले रहेगा तो उसके जो DNA वगैरह है वो बाहर साइटोप्लाज्म में लीक कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए न्यूक्लियस को भी कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मटेरियल्स को आने जाने देता है। जैसे आपका आगे पढ़ोगे जो RNA वगैरह होते हैं, आपका मैसेंजर RNA, वो न्यूक्लियस के अंदर भी जाता है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन को पढ़ के बाहर भी आता है। तो उसके लिए आपको तो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह का प्रोसेस पढ़ना वो आपके हायर क्लासेस के लिए, बट फिलहाल ये समझ लो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, कुछ छेद जैसे होते हैं जिसके अंदर से मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर आ सकते हैं और जा सकते हैं। हमें ये देखने के लिए, हमें न्यूक्लियस को देखने के लिए हमें बहुत हाई मतलब मैग्नीफिकेशन वाला, अच्छी जूमिंग पावर वाला माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो हम जब उसको अच्छे से जूम करके देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है, गोल बॉडी होती है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के भी अपने फंक्शंस हैं, और उसके साथ साथ उसके पास थ्रेड जैसे, धागे जैसे बंधे हुए क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स एक्चुअल में आपके सेल डिवीजन के टाइम ही दिखते हैं, वरना नॉर्मली वो हिस्टोन प्रोटीन्स के मतलब तरीके से रैप्ड रहते हैं, बट इसको आपको अभी नहीं जानना है। आप बस ये समझो क्रोमोसोम्स थ्रेड जैसे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आपका स्टोर होता है, जिसको आप जीन्स बोलते हैं। जैसे कई बार आपने बातचीत की कंपैरिजन मतलब बातचीत के दौरान सुना होगा कि हाँ इनके जीन्स बहुत सुपीरियर हैं, ये अपने पापा पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्हीं सेल के न्यूक्लियस में, इन क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर्ड होती है, जो DNA ही आपको बताता है। सपोज़ करिए कि जो पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं, वो उनके जाइगोट के जब बनता है, मेल जो काउंटर पार्ट होती है वो ओवम देती हैं, और मतलब मेल की तरफ से स्पर्म आता है और फीमेल काउंटर पार्ट उनकी ओवम देती हैं। तो दोनों के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ साथ जा रहा होता है जेनेटिक मटेरियल। तो वही डिसाइड करता है कि क्या होगा, आपका जो बेबी होगा वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा। जैसे यहाँ पे जीन के बारे में अलग से लिखा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि जो इनहेरिटेंस है, मतलब जो बच्चे के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक जा रही हैं, उन सारे जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ये जीन्स कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर आपके पिताजी की ब्राउन आइज़ हैं तो आपकी भी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। अगर आपकी माताजी के बाल करली हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी करली हो जाएं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग सोच के देखिएगा कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी किससे मिलती हैं, ज़्यादा मम्मी से या ज़्यादा पिताजी से। अच्छा, न्यूक्लियस का इनहेरिटेंस का जो मतलब मेन रोल है कि आपका जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करेगा, कौन से जीन्स क्या होंगे किसके अंदर कौन से, तो ये आपका न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, न्यूक्लियस की बात करो, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को आप एक साथ मिला के देखो तो उनको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है हम सबको कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, वरना साइटोप्लाज्म एक अलग चीज़ है और न्यूक्लियस एक अलग चीज़ है। बट अगर दोनों को मिला के हम देखेंगे तो हमें उसको क्या बोलना होगा, उसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। अच्छा,
जब हम ऑनियन सेल को ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो ऑनियन सेल को ऑब्ज़र्व करने के दौरान हमने देखा था कि सेल्स के अंदर बड़े बड़े डब्बे जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे थे। वो स्ट्रक्चर कुछ और नहीं थे बेटा, वो वैक्यूल थे। वैक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है फूड को स्टोर करना। अच्छा, सेम चीक सेल्स की जब बात की थे, चीक सेल्स माने आपके एनिमल सेल, जो हमारे अपने सेल्स हैं, हम लोग एनिमल्स में ही आते हैं, तो हमारे सेल्स के अंदर जो था वो ये वैक्यूल उतना बड़ा बड़ा नहीं पाया गया था। बहुत वैक्यूल्स थे भी तो बहुत छोटे थे। फिर हमने देखा था जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर हम एक स्पेशल जो ऑर्गेनेल उसको नोटिस किए थे, जो कलर्ड थे, मतलब ग्रीनिश टाइप का उनका कलर था। वो पिगमेंट्स को वो जो ऑर्गेनेल्स थे उनको हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर बेटा आपके पाया जाता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है सर? क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपका जो ऑर्गेनेल जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब शायद आप क्लोरोफिल से रिलेट कर सकते हो कि जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो आपने कहीं ना कहीं समझा था कि क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे आपका सनलाइट है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कराता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड के अंदर और सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट। बस उसको आपको अभी नहीं जानना। आप ये समझो प्लास्टिड होते हैं, कलर्ड होते हैं और उनके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल, जो आपके फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम अगर प्लांट सेल को और एनिमल सेल को कंपेयर करें तो हम देखते देखते काफ़ी सारे फीचर्स उसके डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लांट सेल्स के पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सेल वॉल, जो आपके एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती। फिर वैक्यूल का साइज़ आपके प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और जो एनिमल सेल है उनके अंदर वैक्यूल बहुत छोटा होता है। प्लांट सेल्स के अंदर आपने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जैसा कि कोई ऐसा फीचर आपके एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जैसा नहीं पाया जाता है। फिर सेंट्रियोल वगैरह जैसे छोटे मोटे और फीचर्स हैं, इसको आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो चलिए यहीं हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और थैंक यू।